निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा और उसमें किए गए कार्य की गणना हम लोग किए थे। आज उससे संबंधित एक एग्जाम्पल उसी पर देखते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों ने दो आवेशों के निकाय के लिए कार्य की गणना किया था और ऊर्जा की गणना किया था, और तीन आवेशों के निकाय के लिए कार्य और ऊर्जा की गणना किए थे। आज हम जो है चार आवेशों के निकाय के लिए इसी प्रकार से गणना करेंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है, चित्र में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ए बी सी डी की शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में कितना कार्य करना पड़ा है ये ज्ञात करना है। और हमें जबकि पता है कि जब हम कार्य की गणना कर लेंगे तो जो कार्य होता है वही एनर्जी भी होती है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक वर्ग हम बनाते हैं, और ये वर्ग सर्वप्रथम जो हम वर्ग बनाएंगे ये वर्ग हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। फिर हम वर्ग के चारों कोनों पर आवेश को रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ए पर, बिंदु ए पर पहला आवेश लेकर आएंगे और रखेंगे। पहले आवेश Q को बिंदु ए पर लाया गया। इसके बाद आवेशों माइनस Q, Q और माइनस Q को क्रमशः बिंदुओं B, C, D पर लाया जाता है। अब हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम बिंदु ए पर आवेश रखते हैं, फिर इसके पश्चात हम दूसरा आवेश लेकर आएंगे और B पर रखेंगे, फिर हम तीसरा आवेश अपना लेकर आएंगे C पर रखेंगे, और चौथा आवेश D पर रखेंगे। इस प्रकार से हम सभी आवेशों को क्रम से ला करके इन वर्ग के चारों कोनों पर स्थापित कर देते हैं। चारों कोनों पर स्थापित करने के पश्चात अब हम देखेंगे आवेश प्लस Q को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। जैसे जैसे हम ला रहे हैं वैसे वैसे कार्य की गणना भी करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम इस पर पहला आवेश लेकर आएंगे तो इसमें बाकी ये तीन आवेश नहीं होंगे, और जब हम पहला आवेश इस पर लेकर आएंगे बिंदु ए पर प्लस Q को, आवेश प्लस Q को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, तो पहले आवेश को हम पहली भुजा के शीर्ष पर लाने में कितना कार्य करेंगे, उस कार्य के लिए W बराबर V गुणे Q, पहले वाले का विभव और पहले वाले पर आवेश, मतलब पहले बिंदु ए पर आवेश। जबकि हमें ये बात स्पष्ट ज्ञात होनी चाहिए कि जब क्षेत्र में या खुला स्पेस में किसी भी प्रकार का कोई आवेश न हो तो वहां पर विभव का मान शून्य होता है। स्पष्ट याद रखेंगे कि आवेश की अनुपस्थिति में विभव का मान शून्य होता है। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार का यहाँ पर आवेश नहीं था, कुछ इस प्रकार से था। तो जब हम इसमें पहला वाला लेकर आएंगे तो सिर्फ एक ही रहेगा इसमें, जैसे ये है। तो ऐसे समय में कोई जो आवेश ही नहीं पहले था तो विभव का मान शून्य होगा, तो इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पर कार्य भी शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब आवेश माइनस Q को बिंदु B पर लाने में कार्य, जबकि बिंदु A पर आवेश प्लस Q रखा है या उपस्थित है। अब पहला वाला आवेश यहीं पर रहेगा। अब हम दूसरा वाला आवेश ये वाला यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये बात हमें समझनी है कि यह आवेश का अपना खुद का विभव पाया जाएगा, और ये अपने विभव को चारों इस पर विभव का प्रभाव दिखाएगा। इसलिए दूसरे आवेश को लेकर आने में, जब हम दूसरा आवेश यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसके विभव के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो आवेश माइनस Q को बिंदु B पर लाने में कार्य, जबकि बिंदु A पर आवेश है WB बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे प्लस Q का विभव, मतलब इस पहले वाले पर जो विभव है ये। अब पहले तो विभव उपस्थिति नहीं था, अब पहले वाले को ऐसे विभव है, उसका विभव हमें लेना पड़ेगा। तो VB इक्वल्स टू ये आवेश माइनस Q और विभव होता है KQ बटे D, और Q यहाँ प्लस था तो इसलिए चिन्ह यहाँ पर प्लस D रहेगा। तो ये गुणा इसमें करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा और बटे D हो जाएगा। तो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा WB इक्वल्स टू माइनस KQ स्क्वायर बटे D। तीसरा पॉइंट, अब हम तीसरा आवेश लेकर आएंगे। यहाँ पर दो आवेश ला चुके हैं, अब आवेश C को लेकर आएंगे।
बिंदु सी पर आवेश प्लस क्यू को लाने में कार्य जबकि ए और बी पर आवेश उपस्थित है, मतलब ये दोनों अपनी जगह पर उपस्थित हैं और हम तीसरे आवेश को लेकर के आएंगे। जब तीसरा आवेश इस पर लेकर आएंगे तो WC इक्वल्स टू सी पर आवेश गुणे ए बी के आवेशों के कारण विभव। अब ए और बी पहले से उपस्थित है इस पर, तो इसकी वजह से दोनों की वजह से अब इस पर विभव उत्पन्न होगा। तो अब देखिए इसको WC ये आवेश हो गया और ये दोनों का विभव। विभव के लिए फार्मूला क्या होता है, KQ/D होता है। तो हम ये देखेंगे यह एक वर्ग बन रहा है और वर्ग का विकर्ण बराबर, याद रखेंगे वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 2। इसकी एक भुजा की लंबाई D है तो विकर्ण हो जाएगा D कड़ी में 2। तो इसकी यहां से दूरी D कड़ी में 2 है तो इसका विभव हो जाएगा KQ/D कड़ी में 2। क्या हो जाएगा KQ/D कड़ी में 2। और फिर इसी प्रकार से हम इसका, यही दोनों उपस्थित है तो इसका यहां से लेंगे तो माइनस KQ/D हो जाएगा, माइनस KQ/D। हम इसमें से KQ/D को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, -1 बच जाएगा यहाँ पर। अब ये हो गया Q स्क्वायर, तो KQ/D इन ब्रैकेट 1/√2 - 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसी प्रकार -Q को बिंदु D पर लाने में कार्य। अब ऐसे ही हम चौथा वाला आवेश यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अब फिर याद रखिए जब चौथा आवेश आएगा तो बाकी तीनों के विरुद्ध इसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 आवेश उपस्थित है इस पर। तो WD बराबर आवेश गुणे A B C के विभव, मतलब तीनों बिंदुओं पर उपस्थित विभव। तो इसके लिए A का विभव देखेंगे तो माइनस है, माइनस KQ/D हो जाएगा। फिर C पर विभव, C का विभव जो हम देखेंगे तो यहाँ C जो है ये D/√2 है तो KQ/D√2 हो जाएगा, D√2 सॉरी। फिर यहाँ पर देखेंगे इसे चौथे वाले का माइनस था तो माइनस KQ/D हो जाएगा। ये तीनों आवेश हो गए। अब इसकी वजह से हम तीनों में से KQ/D कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि ये देखिए दोनों टर्म समान है, इसको जोड़ देंगे एलसीएम लेकर के तो 2KQ/D हो जाएगा। KQ/D दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये प्लस 1/√2 बच जाएगा। इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगा। हमें 4 समीकरण मिले हैं बिंदु A के लिए, B के लिए, C के लिए और D के लिए। हमने चारों बिंदुओं पर कार्य की गणना किया है। यदि चारों बिंदुओं पर हमने जितना कार्य किया है चारों के कार्यों को जोड़ दें तो हमें पूरे उस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा है उस कार्य की कैलकुलेशन में मिल जाएगी। कुल कार्य के लिए WA पर कार्य, WB पर कार्य, WC पर और D पर, चारों बिंदुओं पर कार्य की गणना करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, ये तो शून्य हो गया ऐसे ही। दूसरे में KQ/D और इसमें भी है KQ/D सब में से कॉमन ले लेते हैं। जब KQ/D सब में से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1 और ये वाला -1, -2 हो जाएगा और ये वाला -2 मिलकर के -4 यहाँ पर हो जाएगा। पहले -4 होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे 1/2 यहाँ पर है और यहाँ पर 1/2 है, 2 बार है इसलिए 2/2 हो जाएगा। ऐसे 2/2 हो जाएगा, जिसको हम काट कर लिख सकते हैं इसे कड़ी में 2, क्योंकि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2। इसको 2 को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको काट करके हम लोग कड़ी में 2 लिख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो इस प्रकार से हम ये प्लस में है, फिर माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेंगे तो 4 -√2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस निकाय के लिए हमने कार्य की गणना कर लिया। तो इसी प्रकार से हमने देखा 2 निकाय के लिए कार्य एवं ऊर्जा, फिर 3 के लिए कार्य एवं ऊर्जा, 4 के लिए देखा कार्य, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसको W बराबर U करके स्थिति ऊर्जा के रूप में बता दिया जाएगा और उसका भी मात्रक जूल ही होगा। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे
चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। जिससे पहला पॉइंट इसका, चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। यदि कोई चालक है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। कब? जब आवेश ऋणात्मक हो, या कह सकते हैं 0 से छोटा हो, और लंबवत बाहर की ओर जब आवेश धनात्मक हो या 0 से बड़ा हो। तो यदि कोई चालक पर दोनों प्रकार के आवेश दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर इस साइड में निगेटिव चार्ज और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाए गए हैं, तो जो निगेटिव चार्ज है इसको हम बताएंगे ये Q इज लेस देन 0, Q का मान 0 से छोटा, आवेश 0 से छोटा ऋणात्मक होगा, और इधर धनात्मक है इसलिए आवेश हमेशा धनात्मक अर्थात 0 से बड़ा दिखाया जाएगा। अतः क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ये बात स्पष्ट याद रखना कि ऋणात्मक क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ में अंदर की ओर लंबवत प्रवेश करती हैं, और जहां धनात्मक सिरा होता है वहां पर क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से सदैव लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ये दूसरा टॉपिक पॉइंट था आपका। तीसरा पॉइंट देखते हैं, किसी भी चालक के अंदर कभी भी कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता। चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, क्योंकि आवेश सदैव पृष्ठ पर वितरित होते हैं। ये जो आवेश दिखाए गए हैं यहाँ पर, यह आवेश हमेशा इसकी सतह पर होंगे, पृष्ठ पर होंगे। पृष्ठ के भीतर या किसी चालक के भीतर आवेश नहीं होता है, आवेश शून्य होता है। अगला पॉइंट है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यह एक आवेशित चालक लिया गया है। इस आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य बताया जा रहा है, इसके अंदर शून्य होता है। आवेश आप देखेंगे कि इस आवेश को पृष्ठ पर वितरित दिखाया गया है, आवेश पृष्ठ पर वितरित है, आवेशों का पृष्ठ पर वितरण है। हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है ds। यह क्षेत्रफल सदिश होगा, इसलिए वेक्टर स्वरूप में दिखाया गया है इसको, और ये वैद्युत क्षेत्र की इसमें दिशा है। हमेशा बताएंगे यदि कोई चालक गोलाकार है या कोई भी चालक हो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव उसके पृष्ठ से लंबवत निकलती है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, ये पृष्ठ से लंबवत, ये पृष्ठ है इससे लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एकदम निकलेंगी, ये इसी प्रकार से निकल लेंगे। और ऐसे आप देखेंगे पृष्ठ की भी दिशा यही है और क्षेत्र की भी दिशा यही है, दोनों की दिशा एक जैसी है, इसलिए दोनों के बीच का जो कोण होगा शून्य होगा। गाउस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस हो गया, जिसके बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट गाउस नियम के अनुसार। तो हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds बराबर e ds cos थीटा होगा, और cos थीटा का मान यहाँ पर 0 अंश रखा जाएगा, 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए e ds हो जाएगा। अब हमें e ds इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, e इक्वल्स टू हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट ds, और जबकि हम जानते हैं Q अपान ds इक्वल्स टू ये Q बटे a बराबर सिग्मा होता है, Q बटे a, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र E बराबर प्राप्त हो जाएगा रिजल्ट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण का अर्थ ही है सुरक्षात्मक व्यवहार को दर्शाना है, कहां पर सुरक्षा हो सकती है। इसका मूल सिद्धांत है कि चालक के अंदर अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। वैद्युत परिरक्षण का मूल सिद्धांत यही होता है कि किसी चालक के भीतर आवेश नहीं हो सकता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। अर्थात चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से
बचने को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। स्थिर वैद्युत परिरक्षण की परिभाषा भी आप दे सकते हैं कि किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचने को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है एक चालक है, इस चालक के पृष्ठ पर आवेशों का वितरण बताया गया है। इस पर खोखले वाले भाग में किसी भी प्रकार का क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा और पृष्ठ ये जो है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। ऋणात्मक आवेश होने के नाते क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती दिखाई देंगी। अब देखेंगे परावैद्युत या ध्रुवणता क्या होती है। परावैद्युत का सीधी सी बात समझ सकते हैं कुचालक पदार्थ, कुचालक जिसमें चालकता न पाई जाए। परावैद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं। यदि इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये पदार्थ ध्रुवणता भी प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। चालक पदार्थ क्या होता है। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, जिसके कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में संरेखित होकर वैद्युत क्षेत्र के मूल प्रभाव को शून्य कर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं और उसके वैद्युत क्षेत्र के कुल प्रभाव को शून्य कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक पॉइंट और जान लेते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या पदार्थ होते हैं, जिसमें पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। संपाती का अर्थ कुछ ऐसा होता है कि उनके जो केंद्र होते हैं, जैसे हमने एक गोला खींचा, इसका सेंटर यहाँ पर है। अगर हम दूसरा कोई गोला ऐसे इस पर स्थापित करें कि दोनों के सेंटर इसी पर आ रहे हैं, इसका सेंटर हमने दो गोले इसमें खींचे हैं लेकिन दोनों का केंद्र एक ही दिखाया जा रहा है, इस प्रकार को हम संपाती कहते हैं। यदि ऐसे किसी पदार्थ में होता है तो वह पदार्थ जो है ध्रुवीय नहीं हो सकता। अगर इनके केंद्र संपाती न हो, एक सीधी रेखा में न हो, अर्थात अलग अलग हो, तो वो जो है ध्रुवीय पदार्थ कहलाएगा। लेकिन अगर केंद्र संपाती हो जाते हैं तो उसको हम मतलब कि अध्रुवीय पदार्थ कहेंगे, और यदि केंद्र संपाती नहीं होते हैं तो वे ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ध्रुवीय पदार्थ क्या होता है और अध्रुवीय पदार्थ क्या होता है। तो इसकी एग्जांपल्स जैसे ध्रुवीय पदार्थों में आपका HCl ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये खास करके ध्रुवीय होता है। इसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों जो होते हैं अलग अलग भागों में टूटे जाते हैं और ये दोनों आयनों के रूप में पाए जाते हैं और ये ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है और परावैद्युत तथा ध्रुवणता क्या होती है और चालक स्थिर वैद्युत की क्या होती है। यह भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।